सुमित्रा के पति देवकी नंदन पिछले 40 सालों से शहर में रह रहे थे। 40 साल पहले अपना गांव मधुबनी छोड़ उन्होंने शहर में अपना कपड़ों का व्यापार शुरू किया। व्यापार अच्छा चल निकला और उसके बाद फिर कभी उन्हें गांव की तरफ वापस मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शहर में ही उनके दोनों बच्चों का जन्म हुआ और उसके बाद शहर से ही दोनों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। मौसी का फ़ोन आया था कल मेरे पास। कह रही थी कि आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ रही हो। हाँ बेटा, अब शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। अभी लड़की नहीं ढूंढेंगे तो फिर कोई ढंग की लड़की मिलने से रही। वो सब तो ठीक है माँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मौसी से मेरे रिश्ते के लिए कहकर आपने सही नहीं किया। अरे मौसी गांव में रहती है और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, गांव की लड़की के साथ मेरा गुजारा नहीं है। मुझे तो शहर में रहने वाली लड़की से ही शादी करनी है। देखो माँ, ये बात ठीक है कि आपका जन्म मधुबनी में हुआ था, लेकिन उसके बाद बाकी का सारा जीवन तो आपने पापा के साथ यहाँ शहर में ही बताया है ना। हम दोनों की परवरिश भी शहर में हुई, हमारा स्कूल कॉलेज फ्रेंड सब शहर से ही जुड़े हुए हैं। अब गांव की लड़की के साथ एडजस्ट कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जिसके साथ हो उसकी सोच और परवरिश मुझसे मिलती जुलती हो। देख बेटा, 40 साल से शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन और जड़ें आज भी मधुबनी से ही जुड़ी है। गांव की लड़की आएगी तो हमारी परंपरा को ज़्यादा अच्छे से निभा पाएगी। और वैसे भी शहर की लड़कियों को कहाँ आता है परंपराओं के साथ जीना। हमारे घर में आकर उसे सामंजस्य बिठाने में कठिनाई ही होने वाली है। बेटे की जिद के आगे सुमित्रा मन मारकर सुमित के लिए गांव छोड़कर शहर की लड़की देखना शुरू करती है। जल्द ही सुमित की शादी पूर्णिमा नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से हो जाती है। पूर्णिमा सिर्फ उच्च शिक्षित ही नहीं थी, बल्कि उसका जन्म भी शहर में हुआ था। शहरी तौर तरीकों के साथ पली बड़ी पूर्णिमा आज के ज़माने के हाई फाई विचारों के साथ अपने ससुराल पहुंच गई थी शादी के बाद। अरे पूर्णिमा बहू, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे यहाँ पहली रसोई में ना बहू दूध भात और दाल पूरी बनाते हैं, तुमने ये सब क्या बना कर रख दिया? क्या कहा माँ जी आपने? दूध भात और दाल पूरी, ये क्या होता है? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि पहली रसोई में कुछ मीठा और पक्का खाना बनेगा, इसलिए मैंने आप सबके लिए शाही पनीर, कचौड़ी और मूंग की दाल का हलवा बनाया है। आप लोग खाकर तो देखिए मेरे हाथ का खाना। सब लोग उंगलियां चाट कर खाते हैं। खाना बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं है मम्मी जी। देखो, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो। अरे भाई, खुद ही अपनी तारीफ कर लोगे क्या? बनता होगा तेरे मायके में ये सब, लेकिन हम तो भाई मधुबनी के हैं। शहर में बेशक जीवन बिता लिया हो हमने, लेकिन आज भी संस्कार और परंपराएं हम अपने गांव की आगे रखते हैं। इसीलिए इस खाने से तो हम रसोई की पूजा नहीं करवाएंगे। बनानी तो तुमको दाल पूरी पड़ेगी। अरे माँ जी, दाल पूरी का तो मैं नाम ही पहली बार सुन रही हूँ, तो बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ठीक है, आप कहेंगी तो मैं बना दूंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ किचन में खड़े होकर बनवाना पड़ेगा। ये लो जी, अब तो ये वही बात हो गई ना, जो बोले सो कुंडी भी खोले। हम इनसे पहले रसोई के लिए खाना बनाने को कह रहे हैं, तो ये काम के लिए हमें ही घसीट रही है। बहू रानी ने तो सुमित्रा का पारंपरिक खाना बनाने के लिए साफ हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए बेचारी सुमित्रा मरती क्या नहीं करती, चुपचाप हाथ धोकर बहू के साथ काम करने लगती है। एक बहू शहर की आ जाने से सुमित्रा पहले से ही परेशान थी और उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि अब वो दूसरी बहू तो शहर की नहीं लाने वाली। लेकिन कहते ना, कुछ चीज़ों पर अपना बस नहीं चलता। जैसे ही घर में छोटे बेटे विनीत की शादी की बातें शुरू होती है, विनीत भी घर में सबको अपनी पसंद के बारे में खुलकर बता देता है। ये कैसी जिद है माँ? अगर आपको इतना ही गाँव गाँव करना था तो हमें भी गाँव में रखकर पढ़ाना लिखाना चाहिए था। बचपन से तो आपने हमें शहरी रंग ढंग से पाला, और अब जब हमारे लिए जीवन साथी चुनने की बात है तो आप हमें फिर से वापस गाँव की ओर धकेल रही हैं। और वैसे भी साफ साफ बताना चाहता हूँ, मुझे निधि पसंद है और मैं उससे शादी के लिए वादा भी कर चुका हूँ। शादी तो मैं निधि से ही करूँगा। सुमित्रा देवी कोशिश तो बहुत करती है कि विनीत उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के झांसे में आ जाए और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दे, लेकिन विनीत तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं था। एक बार फिर सुमित्रा को हथियार डालने पड़ते हैं और घर में एक और शहरी बहू आ जाती है। अरे निधि, मैंने तुमसे कहा था ना आज नाश्ते में इडली बना लेना, लेकिन तुमने फिर ये पोहा बनाकर रख दिया। देखो विनीत, तुमने इडली बनाने के लिए कहा था, वो मैंने भी सुना था, लेकिन तुम्हें पता है ना माइक्रोवेव खराब हो गया है, उसके बिना इडली कैसे बनेगी तुम्हें बताओ। निधि, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे बिना माइक्रोवेव के इडली बन ही नहीं सकती। अरे भाई, जिनके घरों में माइक्रोवेव अवन नहीं होते वो लोग इडली नहीं खाते क्या? देखो, ये देसी तरीके से कुकर में इडली मुझसे नहीं बनने वाली। इडली खाने का शौक हो तो माइक्रोवेव ठीक करा देना। ठीक कहती थी मम्मी, शहर की लड़कियों से शादी करो ना तो इनके नखरे ख़त्म ही नहीं होते।
अरे भाई, हर तरह की सुख सुविधा है घर में, लेकिन उसके बाद भी मैडम के नखरे कम होने का नाम ही नहीं लेते। गांव की लड़कियों को देखो, हर काम जुगाड़ से करना जानती है। उन्हें कौन सा रसोई में इतनी सुख सुविधा मिलती है कि वो हर काम करने के लिए एक अलग मशीन रखे। अरे गांव की लड़कियां इतनी पसंद थी तो गांव की लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मैंने तो कॉलेज में ही तुम्हें बता दिया था कि मैंने तो आज तक गांव की शक्ल भी नहीं देखी। जब मेरे पेरेंट्स ही आज तक कभी गांव नहीं गए तो मुझे कैसे पता होगा गांव में कब क्या कैसे होता है। अरे बाबा, मैं कोई तुम्हें गांव की लड़कियों की तरह रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कभी कोई चीज़ ना भी अवेलेबल हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो ना। हमेशा सब कुछ अप टू डेट हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। अब क्या, जब तक हमारा माइक्रोवेव ठीक नहीं होगा हम लोग अपनी पसंद का खाना नहीं खाएंगे। मुझे ये सब झंझट वाला काम करने के लिए मत कहो। कुकर में पानी डालो, स्टैंड में रखकर इडली बनाओ, ये सब झंझट मुझसे नहीं हो पाएगा। वेरी सॉरी। अरे भैया, क्यों सुबह सुबह अपना और निधि का मूड खराब कर रहे हैं आप? जब उसे माइक्रोवेव में ही इडली बनानी आती है तो क्यों फोर्स कर रहे हैं उसे कि वो गैस पर बनाए? और आप भी एक दिन तो वेट कर ही सकते हैं ना। 2 दिन में आ जाएगा माइक्रोवेव, उसके बाद जी भर के खा लेना इडली। ये देखो, बोली बड़ी वाली, तुम दोनों का सही है। छोटी से बात करो तो जवाब बड़ी देगी, बड़ी से बात करो तो छोटी जवाब देगी। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद ही बीच में आ जाती है, क्योंकि है तो दोनों की दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। जैसी तू है वैसी तेरी देवरानी। खूब समझती हूँ मैं। क्यों एक दूसरे को ढकने की कोशिश करती हो तुम? क्यों माँ जी, अब हम देवरानी जिठानी एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा? और वैसे भी हम उन बेवकूफ़ औरतों की तरह नहीं है जो सारी ज़िंदगी अपनी देवरानी से लड़ने में बिताते। अरे हम दोनों एक हैं तभी तो मजबूत है। कोई हिलाकर दिखाया हम दोनों को? हाँ महारानी, हाँ सब पता है मुझे, जानती हूँ। ऐसा करो, अब लंच के लिए आलू के पराठे बना लेना, और हाँ उसके साथ चटनी बनाना मत भूलना। ठीक है माँ जी, बना देंगे। दोपहर में लंच के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे तब। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारा आलू के पराठे की। भाई एक एक करके गर्मा गर्म करारे पराठे खिलाती जाओ, यहाँ टेबल पर इकट्ठे लाकर मत रख देना। देख रही हो भाभी, सबको हमारे हाथ का खाना पसंद भी खूब आता है और नाक मुंह भी यही लोग सिकुड़ते हैं। सही कह रही है तुम। चल एक एक करके खिलाती जा सबको पराठे। देवरानी निधि सास की प्लेट में पराठा रखकर वापस रसोई की ओर जाने लगती है। तभी उसे सास की कड़कती आवाज़ सुनाई देती है। अरे बहू, तुझसे कहा था ना पराठों के साथ हरी चटनी बना लेना, फिर क्या हुआ, भूल गई क्या? अरे तो रखी है ना मैंने टोमेटो केचप टेबल पर, खा लो ना आप लोग। टोमेटो केचप किसने कहा था? मैंने हरी मिर्च धनिया की चटनी मांगी थी। अरे माँ जी, उसे क्या धमका रही हैं आप? चटनी बनाने को आपने मुझसे कहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मिक्सर में डालकर चटनी बनाने की कोशिश की तो देखा उसका जार तो जाम हो गया है। बस फिर मैं क्या कर सकती थी? मैंने ही छोटी को पराठे के साथ आप लोगों को केचप देने को बोल दिया। अरे भाई, ये कौन सी दुनिया की अंग्रेज बहू आ गई है हमारे घर? घर में चॉपर ब्लेंडर सब है, क्या उसकी मदद से चटनी नहीं बन सकती थी? चॉपर में बारीक काट कर हल्का सा सिल पर रगड़ देती, बस बन गई चटनी। तुम्हें पता भी है, सिल पर रगड़ कर बनाओ ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। चटनी खानी है तो नया मिक्सचर लाइए, वरना यही सॉस खाकर काम चलाइए। कुछ दिन बाद। निधि, पूर्णिमा, दोनों लोग तैयारी कर लो। कुल देवी की पूजा के लिए हम लोगों को गांव जाना है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब घर में सारे शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं ना, तो उसके बाद एक बार धूमधाम से कुल देवी की पूजा की जाती है। अब 2 ही बेटे दिए हैं भगवान ने, दोनों की शादी संपन्न हो गई। मुझे लगता है हमें भी अब कुल देवी की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा तो ठीक है माँ जी, लेकिन उसके लिए गांव जाना ज़रूरी है क्या? पूजा यहाँ से नहीं हो सकती? नहीं बेटा, हम लोग चाहे जितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके लिए हमें आज भी गांव पर आश्रित रहना पड़ता है। वो पूजा गांव से ही की जा सकती है। गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ऐसे कार्य सफल होते हैं। यहाँ अकेले शहर में हम कर भी लेंगे तो पता नहीं उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं। सास ससुर के जोर देने पर निधि और पूर्णिमा गांव जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2 दिन बाद निधि, पूर्णिमा, विनीत, सुमित, सुमित्रा और देवकी नंदन गांव पहुंच गए। देखो बहू, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शहर के रंग ढंग यहाँ गांव में नहीं चलने वाले। वैसे तो हमारे आने से पहले तुम्हारे ससुर जी ने मकान की साफ सफाई करवा दी है, लेकिन फिर भी सालों से बंद पड़ा था ये घर। सबसे पहले इसे रहने लायक बनाओ, उसके बाद रसोई में साफ सफाई करके सबके लिए चाय का इंतज़ाम करो। और एक बात का खास ख्याल रखना,
ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन और घर के काम में मदद करने के लिए कोई काम वाली नहीं आने वाली। सारा काम तुम्हें खुद ही करना है। किसी के ऊपर आश्रित रहने की गलती मत करना। और सुनो, शहर की बहू हो, सबकी नज़र होगी तुम दोनों पर। सबके सामने मेरा मजाक मत बनवा देना। सारा काम अच्छे से संभाल लेना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। रसोई में पहुँचकर, भाभी माँ जी ने चाय बनाने के लिए तो कह दिया, लेकिन रसोई में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अरे गैस चूल्हा सिलेंडर कहाँ है? किस पर बनेगी चाय? मैं भी यही सोच रही हूँ छोटी कि यहाँ पर तो सिर्फ ये मिट्टी का चूल्हा नज़र आ रहा है। इस पर चाय बनानी पड़ेगी क्या? हाँ भाभी, ये कहाँ फंस गए हम लोग। आपको चूल्हा जलाना आता है क्या? अरे ऐसी बात कर रही है तू? मैंने तो आज तक गांव देखा ही नहीं था। पहली बार तो गांव आई हूँ। मुझे चूल्हा जलाना कहाँ से आएगा? लेकिन फिर भी माँ जी ने बोला है कि हमें खुद को साबित करना है। गांव में माँ जी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, इसलिए कोशिश करते हैं। कोशिश करने से सब कुछ संभव है ना? दोनों बहू मिलकर चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी लकड़ियाँ थी कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे रहने दे छोटी, लकड़ियाँ जलाते जलाते ना मेरी चाय पीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। यार क्या नाटक है। एक कप चाय पीनी होगी तो इंसान पहले आधा घंटा चूल्हा जलाएगा। कैसे रहते हैं गांव में लोग? मैंने सुना है भाभी, ये जो फूंक मारने वाला होता है ना, इससे फूंक मारो तो लकड़ियाँ जल्दी आग पकड़ लेती हैं। आप रुकिए, मैं इससे फूंक मारने की कोशिश करती हूँ। छोटी बहू लकड़ियों में इतनी ज़ोर की फूंक मारती है कि राख उड़कर पूरी तरह से उसके मुंह पर चिपक जाती है, जिसे देखकर बड़ी बहू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे छोटी, ये क्या हो गया? तू अपनी शक्ल देख। चाय बनाने के नाम पर ज़ॉम्बी बन गई है तू। तुझे अपना मुंह ठीक कर, क्या मैं ट्राई करती हूँ। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद फाइनली उनके चूल्हे ने आग पकड़ ली थी। चूल्हे में आग जलने के बाद चाय का बर्तन उस पर रखकर बड़ी बहू पूर्णिमा जल्दी से चाय बनाने लगती है। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। तुम लोग तो पहले दिन ही पूरे नंबर से पास हो गई। चूल्हा तो बहुत बढ़िया जलाया है तुमने। माँ जी, आपको पता नहीं है चूल्हे को जलाने में कितने पापड़ बेले हम लोगों ने। अब आप ये बताइए, चाय तो बन गई, खाने में क्या बनेगा? बेटा तुम्हें याद है, तुम्हारी पहली रसोई के समय मैंने तुमसे कहा था कि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें दाल पूरी और दूध भात बनता है। तो बस कुल देवी की पूजा में भी दाल पूरी ही बनेगी। तुम सबसे पहले दाल पीस लो, फिर उसके बाद कढ़ाई रखकर फटाफट से पूरियाँ उतार लेना। माँ जी, दाल तो मैं पीस दूंगी, लेकिन ये बताइए, यहाँ पर तो बिजली का कनेक्शन ही नज़र नहीं आ रहा। किचन में मिक्सर कैसे चलेगा? अरे मिक्सर होगा तब तू मिक्सर चलाएगी ना। यह गांव है, यहाँ पर मिक्सर जूसर नहीं चलता। मसाले भी हाथ से पीसने पड़ते हैं। ये रखा सिल, इसके ऊपर मुसल से रगड़ रगड़ कर दाल पीस, फिर उसके बाद मसाला भी इसी पर पीस लेना, तब जाकर खाना बनेगा, समझी? माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस गांव की रसोई में हम दोनों को बस परेशान करने के लिए लेकर आई हो। आप जानती हो ना ये सब नहीं होता हमसे। और आप ये बताइए, ये चूल्हा जलाने से पूरे किचन में धुआं भर गया है। ये धुआं बाहर कैसे निकलेगा? यहाँ पर तो चिमनी भी नहीं है। अरे मेरी भोली बहू, शहर नहीं गांव है ये। पूरा घर कच्चा है तो रसोई में चिमनी लगी होगी क्या? कुछ तो सोच कर बोला करो। खिड़की खोलो, धुआं अपने आप खिड़की से बाहर निकल जाएगा। और 3 दिन के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। 3 दिन के लिए तुम इसी माहौल की आदत डाल लो, वही अच्छा होगा। दोपहर में खाने के समय, भाभी इस चूल्हे से तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि यहाँ बैठना ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से इतना धुआं, मेरा तो सर ही चकरा गया। माँ जी ने 3 दिन के बाद यहाँ पर रुकने की बात करी ना, तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊँगी। बिल्कुल ठीक कह रही है तू छोटी। जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना फिर से माँ जी आ जाएंगी हमारे काम का सुपरविजन करने। थोड़ी देर में सुमित्रा रसोई में आती है। बहू क्या बनाया है आज दोपहर के लंच में? लौकी की सब्जी और रोटी बनाई है माँ जी, और इतना ही बनाने में हमारे पसीने छूट गए हैं। यहाँ तो गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो गई है। अरे किचन में तो एक पंखा लगवा दीजिए। देखो बहू, ये गांव है और यहाँ पर पूरा खाना बनता है। पूरे खाने का मतलब दाल चावल सब्जी रोटी चोखा अचार सलाद सब कुछ बनाना पड़ेगा। बड़ी माँ भी यहीं खाना खाएंगी। क्या सोचेंगे वो कि हम शहर के लोग ऐसे रूखा सूखा खाना खाते हैं? चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और दाल चावल और चोखा भी बनाकर तैयार कर लो। सास के जाने के बाद, भाभी माँ जी तो एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर देती जा रही हैं जैसे ढाबे पर खाना खाने आई हैं।
अरे यार, रोटी सब्जी बनाने में हालत खराब हो गई अपनी, और अभी दाल चावल चोखा भी बनाना पड़ेगा। 3 दिन में पूर्णिमा और निधि के लिए रसोई शब्द का मतलब ही बदल गया था। निधि, माँ जी ने कहा है कि आज शाम को कुलदेवी को आखिरी भोग चढ़ाना है और आज की पूजा में उड़द की दाल के बड़े बनेंगे। भाभी, बड़ी माँ ने कहा है कि दाल के बड़े बनाने से पहले उसे चक्की में दलना भी पड़ेगा। अरे यार, गांव की ट्रिप हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप से भी ज़्यादा हो गई है। चौथे दिन, बेटा 3 दिन की पूजा तो ख़त्म हो गई है और आज शाम को हम लोग वापस शहर के लिए भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों ने वाकई 3 दिन में बहुत मेहनत की है। मिट्टी से पूरे घर का आंगन लीपा है, हाथ से मसाला पीसा, चूल्हा जलाया, हर वो काम किया जो तुमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम लोगों को असुविधा तो बहुत हुई होगी, लेकिन ईमानदारी से बताना, गांव का खाना, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा तुम दोनों को? अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। शुरू के 2 दिन तो सब कुछ एक मुसीबत जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर हम दोनों ने भी महसूस किया कि चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से मसाला पीसना मेहनत का काम तो है, लेकिन उसका स्वाद कुछ और ही होता है। मैं वैसे तो खीर खाना कभी पसंद नहीं करती, लेकिन चूल्हे की आग पर पकी हुई खीर खाकर तो मज़ा ही आ गया। मेरे तो मुंह में अभी भी सोच सोच कर पानी आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हर जगह की अपनी खासियत होती है बेटा। गांव की रसोई में काम करना थोड़ा मेहनत वाला काम तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। पूर्णिमा और निधि उसी शाम शहर के लिए निकल गए थे, लेकिन गांव की रसोई में काम करने का अनुभव उनके लिए मीठी खट्टी यादें बनकर उनके साथ रह गया था।